हे गाइस, आज से हम लोग एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं दैट इज न्यूरो एनाटॉमी। अब काफी लोगों को काफी टफ और कॉम्प्लेक्स लगता है न्यूरो एनाटॉमी, लेकिन अगर एक तरीके से पढ़ेंगे तो काफी इंटरेस्टिंग होता है न्यूरो एनाटॉमी। हम लोगों ने काफी सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है न्यूरो एनाटॉमी को, और सारी चीजें आपको एक जगह पर लाकर प्रोवाइड कर रहे हैं। इससे आपके कंसेप्ट्स भी क्लियर होंगे और आप यहीं से यूनिवर्सिटी के आंसर्स भी लिख सकते हो। तो न्यूरो एनाटॉमी पढ़ने के दो तरीके होते हैं। या तो आप ऊपर से नीचे पढ़िए, दैट इज सेरिब्रल कॉर्टेक्स से स्पाइनल कॉर्ड तक आइए पढ़ते पढ़ते, या फिर नीचे से ऊपर जाइए, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड से सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक जाइए। तो हम शुरू करने वाले हैं स्पाइनल कॉर्ड से। जैसे कि आप लोगों को पता है सीएनएस में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। लोअर इलोंगेटेड पार्ट ऑफ द सीएनएस इज नोन एज स्पाइनल कॉर्ड। इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एंटेरो पोस्टीरियरली, और ये ऑक्यूपाई करता है अपर टू थर्ड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। डायमेंशंस क्या रहेंगे? मेल्स में 45 सेंटीमीटर होता है, फीमेल्स में 42 सेंटीमीटर होता है, और वेट होता है 30 ग्राम। लोअर टेपरिंग एंड जो होता है स्पाइनल कॉर्ड का, उसको बोला जाता है कोनस मेडुलरिस। Functions of the spinal cord: execution of the simple reflexes and transmission of impulses to and from the brain. Positional changes of the cord. अब क्या होता है, अप टू द थर्ड मंथ ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिब्रल कॉलम की लेंथ सेम होती है, लेकिन बर्थ के बाद में स्पाइनल कॉर्ड एंड करता है एट L3 वर्टिब्रा और अडल्ट में टर्मिनेट करता है एट लोअर बॉर्डर ऑफ द L1 वर्टिब्रा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आफ्टर द थर्ड मंथ ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ वर्टिब्रल कॉलम ग्रोज फास्टर देन द स्पाइनल कॉर्ड। तो इसके वजह से क्या होता है, जैसे आप देख सकते हैं थर्ड मंथ में स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिब्रल कॉलम की लेंथ सेम है। इसके बाद में बर्थ के टाइम पे स्पाइनल कॉर्ड L3 पर एंड हो रहा है, और वही अडल्ट्स में L1 के लोअर बॉर्डर पर एंड हो रहा है। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है कि वर्टिब्रल कॉलम फास्टर ग्रो कर जाता है, इसलिए स्पाइनल कॉर्ड पीछे छूट जाता है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्यों पढ़ा हमने? टू अवॉइड द इंजुरी टू द कॉर्ड व्हाइल परफॉर्मिंग द लंबर पंक्चर। अब लंबर पंक्चर क्या होता है? सीएसएफ विड्रॉ करने के लिए एक टेक्निक होती है जिसको हम बोलते हैं लंबर पंक्चर। तो हमारा पहला क्लिनिकल एनेट फॉर स्पाइनल कॉर्ड विल बी लंबर पंक्चर। तो ये क्यों करते हैं? सीएसएफ को विड्रॉ करने के लिए करेंगे। डायग्नोस्टिक और थेराप्यूटिक पर्पस के लिए सीएसएफ को विड्रॉ किया जाता है, जैसे कि मेनिंजाइटिस में करते हैं। अडल्ट्स में कहाँ से करेंगे? बिटवीन L3 एंड L4। वही बच्चों में कहाँ से करेंगे? L4 एंड L5। अब इसका रीजन वही, क्योंकि डेवलपमेंट के टाइम पे हमने देखा कि बर्थ में L3 तक स्पाइनल कॉर्ड होता है, इसलिए बच्चों में हम L4 और L5 के बीच में विड्रॉ करेंगे, और वही अडल्ट्स में लंबर पंक्चर हम करते हैं L3 से L4 के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट स्पाइनल मेनिंजेस। तो जो ब्रेन पर मेनिंजेस होते हैं वही एक्सटेंड करते हैं नीचे। तो स्पाइनल कॉर्ड के भी मेनिंजेस वही रहते हैं, ड्यूरा मैटर, एरेक्नोइड मैटर एंड पाया मैटर। तो ड्यूरा मैटर और एरेक्नोइड मैटर S2 पर एंड कर जाते हैं, लेकिन पाया मैटर जो होता है वो कंटिन्यू करता है बिलो द स्पाइनल कॉर्ड एज फाइलम टर्मिनल। अब प्रोसेसेस ऑफ द पाया मैटर। तो पाया मैटर के चार प्रोसेसेस होते हैं। सबसे पहला होता है फाइलम टर्मिनल। What is phylum terminal? It is delicate white thread-like structure जो extend करता है from the tip of conus medullaris to say to coccyx, first coccyx vertebra। मतलब स्पाइनल कॉर्ड जहाँ खत्म होता है वहां से तो फर्स्ट कॉकिक्स वर्टिब्रा तक ये एक्सटेंड करता है। इसका लेंथ होता है 20 सेंटीमीटर, जिसमें 15 सेंटीमीटर जो होता है उसको बोला जाता है फाइलम टर्मिनल इंटरनम, और वही 5 सेंटीमीटर जो होता है उसको बोला जाता है फाइलम टर्मिनल एक्सटर्नम। इंटरनम और एक्सटर्नम किस बेसिस पे बोला जाता है? तो ये स्पाइनल कॉर्ड की डायग्राम है। ये आपका हो गया कोनस मेडुलरिस। अब यहाँ से ये जो आपको थिन थ्रेड लाइक एक्सटेंशन दिख रहा है, दिस इज योर फाइलम टर्मिनल। अब S2 में क्या होता है, दिस इज इसकी पूरी लेंथ रहेगी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन S2 यहाँ पर ड्यूरा मैटर और एरेक्टोइड मैटर एंड हो जाता है, तो इसके ऊपर जितना भी फाइलम टर्मिनल है दिस इज नोन एज फाइलम टर्मिनल इंटरनम, और भाई उसके नीचे जितना फाइलम टर्मिनल है उसको बोला जाता है फाइलम टर्मिनल एक्सटर्नम। ठीक है, तो वही लिखा है कि फाइलम टर्मिनल इंटरनम लाइज विद इन द ड्यूरल सेक, विल फाइलम टर्मिनल एक्सटर्नम आउटसाइड ऑफ द ड्यूरल सेक। दूसरा प्रोसेस होता है सब एरेक्नोइड सेप्टम। ये क्या करता है? डॉर्सल सरफेस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करेगा विद एरेक्नोइड मैटर। तीसरा होता है लीनिया स्प्लेंडेंस। ये एंटीरियर मीडियन फिशर जो हम देखेंगे अभी क्या होता है, उसमें एक सेप्टम होता है पाया मैटर का, उसको बोलते हैं लीनिया स्प्लेंडेंस। एंड द लास्ट इज लिगामेंटा डेंटिकुलेटा। इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है लिगामेंटा डेंटिकुलेटा? ये प्रेजेंट होता है बायलैटरली बिटवीन डॉर्सल एंड वेंट्रल नर्व रूट्स।
21 टूथ लाइक प्रोसेसेस होते हैं जो अटैच होते हैं टू इनर पार्ट ऑफ दूरा मैटर ऑन द ईच साइड। तो फर्स्ट टूथ जो होता है ये एट द लेवल ऑफ फोरामेन मैग्नम प्रेजेंट होता है, और लास्ट टूथ जो रहता है ये प्रेजेंट होगा बिटवीन T12 एंड L1 वर्टिब्रा। अब सिग्निफिकेंस क्या है इसका? तो न्यूरोसर्जिकल लैंडमार्क होता है फॉर स्पाइनल कॉर्ड सर्जरी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है एंटीरियर नर्व रूट और पोस्टीरियर नर्व रूट के बीच में होता है लिगामेंटा डेंटिकुलेटा। ठीक है, और इससे हम क्या पता कर सकते हैं कि नर्व की पोजीशन, स्पाइनल नर्व की पोजीशन पता करने के लिए एक न्यूरोसर्जन के लिए लैंडमार्क होता है लिगामेंटा डेंटिकुलेटा। अब हम आ जाते हैं एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड पर। तो एक्सटर्नल फीचर्स हमें 4 टॉपिक्स में पढ़ना है, 4 हेडिंग्स में। पहला है फिशर एंड सर्कल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, देन अटैचमेंट ऑफ द स्पाइनल नर्व्स, थर्ड है इनलार्जमेंट्स और फोर्थ है कॉर्डा इक्वाना। तो तो सबसे पहले फिशर और सर्कल। तो सबसे पहले एंटीरियर एस्पेक्ट देखेंगे हम स्पाइनल कॉर्ड का। तो अगर ये एक आपको स्पाइनल कॉर्ड है तो इसमें एक होगा एंटीरियर मीडियन फिशर और दो होंगे एंटेरोलेटरल सर्कल। ठीक है, एंटीरियर मीडियन फिशर जो है, यहाँ फिशर लिखना भूल गया मैं। एंटीरियर मीडियन फिशर जो होता है ये इसमें स्पाइनल आर्टरी रन करती है, और दो होते हैं एंटेरोलेटरल सर्कल। तो ये हो गया एंटीरियर साइड। वही जब आप पोस्टीरियर एस्पेक्ट से देखेंगे तो पोस्टीरियर एस्पेक्ट में एक होता है पोस्टीरियर मीडियन सर्कस, दो होते हैं पोस्टीरियर इंटरमीडिएट सर्कस, और दो होते हैं पोस्टेरोलैटरल सर्कस। ठीक है, तो वही डायग्राम है स्पाइनल कॉर्ड की, कि ये एंटीरियर एस्पेक्ट है और ये वाला एंटीरियर एस्पेक्ट है और ये वाला पोस्टीरियर एस्पेक्ट है। कैसे पता चला? तो दिख रहा है ना, यहाँ पे तीन ही है सर्कस। तो ये एक एंटीरियर मीडियन फिशर है और दो एंटेरोलेटरल सर्कस है। वही यहाँ पर एक पोस्टीरियर मीडियन सर्कस है, दो पोस्टीरियर इंटरमीडिएट सर्कस है, और उसके बाहर के दो जो रहेंगे दैट इज पोस्टेरोलेटरल सर्कस। ठीक है, नेक्स्ट तो फर्स्ट हेडिंग हमारा हो गया फिशर एंड सेल का। नेक्स्ट हेडिंग है अटैचमेंट ऑफ द स्पाइनल नर्व्स। तो टोटल 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स होते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होते हैं। ठीक है, इसमें से 8 जो रहेंगे वो सर्वाइकल रहेंगे, 12 थोरैसिक होते हैं, 5 लंबर, 5 सैक्रल और एक कॉक्सिजिया। राइट। अब इसमें एक पॉइंट ध्यान रखना है हमको कि सर्वाइकल स्पाइनल नर्व्स जो रहेंगे ये वर्टिब्रल कॉलम के करस्पॉन्डिंग वर्टिब्रा के ऊपर से निकलेंगे। मतलब अगर ये आपके सर्वाइकल वर्टिब्राज है, तो अगर C1 की बात करूं तो C1 यहां से निकलेगा। दिस इज इफ C1, C2, C3 और C4 है, तो C2 स्पाइनल नर्व C2 के ऊपर से निकलेगा, C3 स्पाइनल नर्व जो रहेगा वो C3 के ऊपर से निकलेगा। कुछ इस तरह से। एक्सेप्शन है सिर्फ C8 जो स्पाइनल नर्व रहेगी वो, क्योंकि साथ ही सर्वाइकल वर्टिब्रा होते हैं, तो जो 8 नर्व होगी वो C7 और T1 के बीच में से निकलेगी। बाकी जितने भी स्पाइनल नर्व्स है, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल और कॉक्सिजिया, ये करस्पॉन्डिंग वर्टिब्रा के नीचे से निकलते हैं। ठीक है, तो याद रहेगा ये चीज। सर्वाइकल स्पाइनल नर्व्स जो रहेंगे वो करस्पॉन्डिंग वर्टिब्रा के ऊपर से निकलते हैं। बाकी एक्सेप्शन है 8 नर्व, क्योंकि C8 होता ही नहीं है, तो C7 और T1 के ऊपर से निकलेगा C8। और वही बाकी के जो है थोरैसिक, लंबर, सैक्रल, कॉक्सिजियल, ये सारे करस्पॉन्डिंग वर्टिब्रा के नीचे से जाएंगे। अटैचमेंट ऑफ द स्पाइनल नर्व्स। तो स्पाइनल नर्व्स का अटैचमेंट कैसे होता है स्पाइनल कॉर्ड को? तो ये हो गई आपकी स्पाइनल नर्व। अब स्पाइनल नर्व जो है इसमें एक होता है एंटीरियर रूट और एक होता है पोस्टीरियर रूट। ये बनते कैसे हैं? विद द हेल्प ऑफ रूटलेट्स। ठीक है, तो रूटलेट्स ने रूट बनाया और रूट जो है वो मिलके स्पाइनल नर्व बनाते हैं। ठीक है, तो वही जैसे अभी बात करेंगे, तो सबसे पहले पोस्टीरियर रूट जो है, दिस इज सेंसरी रूट। ठीक है, तो कोई भी आपको सेंसेशन फील हो रहा है वो ये रूट के वजह से। तो ये ऐसा आएगा स्पाइनल नर्व के थ्रू, डिवाइड होगा पोस्टीरियर और एंटीरियर में। पोस्टीरियर सेंसरी होता है, एंटीरियर जो है वो मोटर रूट होता है। तो सेंसरी रूट से रूटलेट्स ऑफ सेंसरी रूट, रूटलेट्स फॉर्म होंगे, वो कनेक्ट होंगे टू द ये पोस्टीरियर हॉर्न। पोस्टीरियर हॉर्न से फिर एंटीरियर हॉर्न से निकलेंगे एंटीरियर ये रूटलेट्स ऑफ मोटर रूट। देन फिर उनके फ्यूजन से मोटर रूट फॉर्म होगा, और मोटर और एंटीरियर और पोस्टीरियर रूट के फ्यूजन से स्पाइनल नर्व फॉर्म होगी। तो कुछ इस तरह स्पाइनल नर्व अटैच होती है टू द स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल सेगमेंट्स क्या होते हैं? तो जैसे कि वर्टिब्रल कॉलम में सेगमेंट्स होते हैं, वैसे ही स्पाइनल कॉर्ड में भी सेगमेंट होते हैं, लेकिन ये सेगमेंट हमको एक्सटर्नली नहीं दिखते। ठीक है, तो
अब व्हाट इज द स्पाइनल सेगमेंट? तो द पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड टू विच अ पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व राइट एंड लेफ्ट दोनों इज अटैच इज नोन एज स्पाइनल सेगमेंट। ठीक है। तो जहाँ भी राइट और लेफ्ट स्पाइनल नर्व जो है, मतलब जो पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व है, वो जिस स्पाइनल कॉर्ड के जिस सेगमेंट पर अटैच होती है उसको स्पाइनल सेगमेंट बोला जाता है। ठीक है। तो स्पाइनल सेगमेंट और वर्टिब्रा में डिफरेंस होता है, इसके बीच में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। तो वही नीचे बताया है कि स्पाइनल सेगमेंट का, फिर से एक बार रिवाइज करेंगे, स्पाइनल सेगमेंट का मतलब क्या है? जहां पे पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व आके स्पाइनल कॉर्ड को अटैच कर रही है, दैट इज योर स्पाइनल सेगमेंट। ठीक है। और वर्टिब्रल लेवल वो अलग हो गया। तो करस्पॉन्डिंग कैसा है? अब अपने को पता है कि सिर्फ L1 के लोअर बॉर्डर तक ही स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है। इसका मतलब जितने भी 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स है, उनके सेगमेंट्स L1 तक ही रहेंगे। राइट। तो ऊपर नीचे होते हैं सेगमेंट्स, स्पाइनल सेगमेंट्स और वर्टिब्रल लेवल। तो वही उसी का एग्जांपल आपको बताया है कि अपर सर्वाइकल जो है स्पाइनल सेगमेंट C2 वर्टिब्रल लेवल के C2 तक, C2 को सेम लेवल पे रहेगा। लेकिन लोअर सर्वाइकल पे आते आते चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। जैसे C6 का जो स्पाइनल सेगमेंट है, वर्टिब्रल लेवल C5 पे प्रेजेंट रहेगा। अपर थोरेसिक में अगर बात करेंगे, T5 का एग्जांपल देख लिया, तो वो T3 में प्रेजेंट रहेगा। लोअर थोरेसिक T10 जो स्पाइनल सेगमेंट है वो वर्टिब्रल लेवल के T7 से करस्पॉन्ड करेगा। वैसे ही लंबर सैक्रल, ये सारे एग्जांपल्स है। याद करने की जरूरत नहीं है, बट समझना जरूरी है कि स्पाइनल सेगमेंट और वर्टिब्रल लेवल में डिफरेंस होता है। अब थर्ड थर्ड हेडिंग पे आ जाते हैं, दैट इज एनलार्जमेंट्स। तो इन्लार्जमेंट्स कैसे फॉर्म होते हैं? ये फॉर्म होते हैं लार्ज मोटर न्यूरॉन्स के वजह से। ठीक है। तो किसी भी रीजन में अगर ये लार्ज मोटर न्यूरॉन सप्लाई करते हैं मस्कुलेचर ऑफ द अपर एंड लोअर लिम्ब एंड एसोसिएटेड गर्डल्स, तो वहां पे ये एनलार्जमेंट फॉर्म होते हैं। तो दो एनलार्जमेंट देखे जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड में, एक होता है सर्वाइकल एनलार्जमेंट, एक होता है लंबर एनलार्जमेंट। नाम ही बता रहा है, सर्वाइकल है, ऊपर है नेक के पास, नेक पर। तो ये किसको कौन से लिम्स को सप्लाई करेगा? अपर लिम्ब को। राइट। तो मसल्स ऑफ अपर लिम्ब एंड एसोसिएटेड गर्डल को सर्वाइकल इनलार्जमेंट सप्लाई करता है। वही मसल्स ऑफ लोअर लिम्ब एंड देयर एसोसिएटेड गर्डल्स को, के जो मसल्स रहेंगे उनको सप्लाई करेगा लंबर इनलार्जमेंट। ठीक है। एक्सटेंड अगर पूछा जाए तो C5 टू T1 स्पाइनल सेगमेंट्स, इसमें L2 टू S3 स्पाइनल सेगमेंट्स। वर्टिब्रल लेवल C3 टू 2 डिफर। फिर से कंफ्यूज नहीं होना है। स्पाइनल सेगमेंट मतलब कौन कौन से स्पाइनल नर्व आ रहे हैं C5 से T1, को कौन पोजीशन क्या है वर्टिब्रा में, ये स्पाइनल नर्व्स कहाँ तक प्रेजेंट है? तो C3 टू T1 में C5 से T1 स्पाइनल सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अब सेम लंबर एनलार्जमेंट में ये T9 से L1 तक प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है। ये सारे स्पाइनल सेगमेंट्स। देन वाइडेस्ट सर्कम्फरेंस इसका 38 मिलीमीटर एट द लेवल ऑफ C6 और इसका 35 मिलीमीटर एट द लेवल ऑफ S1 सेगमेंट। नेक्स्ट है कॉर्डा इक्वाइना। क्या होता है? तो कॉर्डा इक्वाइना, कॉर्डा मतलब होता है टेल, और वही इक्वाइना मतलब होता है हॉर्स, तो घोड़े की पूंछ। कॉर्डा इक्वाना शब्द का यही मतलब है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड मतलब क्या है? तो जैसे सेम पॉइंट आ जाता है कि हमें पता है कि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो L1 पर खत्म हो जाता है। राइट। दिस इज यूअर L1। तो L1 पर जब स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो जाएगा, ये आपका L1 है, सॉरी, ये आपका L1 है। तो जब L1 पर स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो जाएगा, इसके बाद के इसके बाद, हाँ, इसके बाद के जो भी नर्व्स रहेंगे, तो इसके बाद के जो भी नर्व्स रहते हैं, वो पहले थोड़ा वर्टिकल ट्रैवल करते हैं और उसके बाद में स्पाइनल कॉर्ड, वो वर्टिब्रल कॉलम से वो एग्जिट लेंगे। ठीक है। तो इसके वजह से ये घोड़े के पूंछ के जैसे नर्व्स नर्व्स का जो बंडल होता है वो घोड़े के पूंछ के जैसे दिखते हैं, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा। तो इसमें का कौन कौन से नर्व्स आते हैं? तो L2 से कॉक्सिक्स 1, ये जितने भी स्पाइनल नर्व्स हैं, ये सब इन्वॉल्व होते हैं कॉर्डा इक्विना में। ठीक है। तो पहले ये नर्व्स को वर्टिकल ट्रैवल करना पड़ता है और देन वो करस्पॉन्डिंग वर्टिब्रा से बाहर निकलते हैं। तो इन ये जो नर्व्स का बंच है, इसको बोला जाता है कॉर्डा इक्वाना। नेक्स्ट, कॉर्डा इक्वाना सिंड्रोम। तो अब अगर यहाँ पर कुछ भी ट्यूमर आ जाए या कोई भी रीजन की वजह से अगर ये कंप्रेस हो गया, तो कॉर्डा इक्वाना सिंड्रोम हो जाएगा।
ठीक है, तो क्यों होता है? ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ कॉर्डा इक्वाइना यूजुअली इन्वॉल्विंग सैक्रल नर्व रूट्स बाय एक्स्ट्राड्यूरल ट्यूमर की वजह से हो सकता है, अगर इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रोलैप्स हो जाए या स्पाइनल कैनल स्टेनोसिस, इसके वजह से कंप्रेशन हो सकता है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या रहेंगे? लोअर मोटर न्यूरॉन पैरालिसिस दिखेगा, सैडल शेप्ड एनेस्थीसिया, सीवियर रूट पेन, लेट यूरिनरी एंड बॉल रिटेंशन और सेक्सुअल डिसफंक्शन जो होता है लेस फ्रिक्वेंट होता है। ये हम और एक बार पढ़ेंगे। लास्ट में मैं आपको कॉर्डा इक्वाइना सिंड्रोम और कोनस मेडुलरिस सिंड्रोम इसके बारे में डिफरेंशिएटिंग डिफरेंस बताऊंगा कि क्या डिफरेंस है दोनों में, तो हम इसको लास्ट में एक और बार डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड पर। तो जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड में हर सीएनएस के पार्ट में ग्रे मैटर व्हाइट मैटर वो ये होता है इंटरनल इसमें। तो स्पाइनल कॉर्ड में इनर कोर जो रहेगा वो ग्रे मैटर रहेगा और वही आउटर पेरिफेरल जोन जो रहता है दैट विल बी योर व्हाइट मैटर। ठीक है, तो अब पार्ट्स कौन कौन से होते हैं ये एक बार देख लेना है हमें ये डायग्राम के मदद से कि ग्रे मैटर में कौन कौन से पार्ट है। तो जैसे कि आपने पढ़ा कि इनर कोर क्या है? ग्रे मैटर। तो ये हो जाता है आपका ग्रे मैटर, राइट? तो ग्रे मैटर में कौन कौन से पार्ट है? एंटीरियर हॉर्न आता है, दिस इज योर एंटीरियर हॉर्न, दिस इज योर पोस्टीरियर हॉर्न। ठीक है, उसके बाद में सेंट्रल कैनाल वगैरह ये सब आएगा। उसके बाद में व्हाइट मैटर में क्या क्या पार्ट्स होते हैं? तो एंटीरियर व्हाइट कॉलम रहेगा, लैटरल व्हाइट कॉलम रहेगा और पोस्टीरियर व्हाइट कॉलम रहेगा। ठीक है, तो अब अमाउंट ऑफ ग्रे मैटर एट अ पर्टिकुलर लेवल विल डिपेंड ऑन द मास ऑफ टिश्यू इट सप्लाइज। ठीक है, तो जितना ज्यादा मास को सप्लाई करेगा उतना ज्यादा ग्रे मैटर रहेगा। इसी के वजह से सर्वाइकल और लंबर इनलार्जमेंट हमको दिखते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये उतने ज्यादा मसल्स को सप्लाई करते हैं ऑफ द लिम्स एंड एसोसिएटेड गर्डल्स। ठीक है, सर्वाइकल किसको करता है? अपर लिम्ब को। वही लंबर इनलार्जमेंट किसको करता है? लोअर लिम्ब को। वेरी गुड। अमाउंट ऑफ व्हाइट मैटर इंक्रीजेस फ्रॉम बिलो अपवर्ड्स, और व्हाइट मैटर जो है वो बिलो अपवर्ड्स बढ़ते जाता है। इसका रीजन क्या होता है? क्योंकि असेंडिंग फाइबर्स जो है वो इंक्रीज होते जाते हैं फ्रॉम बिलो अपवर्ड्स, तो मोर एंड मोर आर एडेड टू द कॉर्ड। वही डिसेंडिंग फाइबर्स जो है डिक्रीजेस फ्रॉम अबव डाउनवर्ड्स तो टर्मिनेट इन ईच स्पाइनल सेगमेंट। तो क्योंकि असेंडिंग फाइबर्स ज्यादा से ज्यादा ऐड होते जा रहे हैं इसलिए व्हाइट मैटर जो है वो नीचे से ऊपर जो है वो बढ़ते जाते हैं। नेक्स्ट इज हाँ, तो अमाउंट ऑफ व्हाइट मैटर इज मैसिव इन सर्वाइकल सेगमेंट्स एंड वेरी लेस इन सैक्रल सेगमेंट्स। इसका रीजन यही होता है। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ ग्रे मैटर। अब सबसे पहले हम ग्रे मैटर पढ़ेंगे। तो ग्रे मैटर में तीन चीजें आती हैं, दैट इज न्यूरॉन्स, न्यूरोग्लिया और ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो न्यूरॉन्स, स्पाइनल कॉर्ड में न्यूरॉन्स के दो तरह के क्लासिफिकेशन हमको पढ़ने हैं। सबसे पहला होता है स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन जिसमें गोल्गी टाइप 1 एंड गोल्गी टाइप 2 ऐसे दो टाइप्स होते हैं। क्या डिफरेंस है? गोल्गी टाइप 1 का एक्सॉन लॉन्ग होगा, इसका शॉर्ट रहेगा। ये ग्रे मैटर को लीव करेगा, ये नहीं करेगा। ठीक है, गोल्गी टाइप 1 क्या करता है? जॉइन द एंटीरियर नर्व रूट और एंटीरियर नर्व रूट और फॉर्म द नर्व ट्रैक्ट्स। ठीक है, वही गोल्गी टाइप 2 जो है ये रिमेन इंट्रासेगमेंटल और इंटरसेगमेंटल इन द पोजीशन। फंक्शनल क्लासिफिकेशन क्या है? मोटर न्यूरॉन, इंटरन्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन। जो मोटर न्यूरॉन होता है ये प्रेजेंट होता है इन एंटीरियर एंड लेटरल हॉर्न्स। ठीक है, तो दो तरह के मोटर न्यूरॉन रहेंगे, अल्फा और गामा। अल्फा जो है ये एक्स्ट्रा फ्यूजल स्केलेटल मसल फाइबर को सप्लाई करते हैं, भाई गामा जो है वो सप्लाई करेंगे इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स ऑफ द न्यूरोमस्कुलर स्पिंडल्स इन स्केलेटल मसल्स। ठीक है, तो अल्फा न्यूरॉन क्या करेगा? एक्स्ट्रा फ्यूजल स्केलेटल मसल फाइबर को, भाई गामा जो है वो इंट्राफ्यूजल स्केलेटल मसल फाइबर को सप्लाई करेगा। ठीक है, अब इंटर न्यूरॉन एसोसिएशन न्यूरॉन्स रहते हैं और सेंसरी न्यूरॉन जो रहेंगे ये पोस्टीरियर हॉर्न में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो एंटीरियर हॉर्न में प्रेजेंट रहते हैं आपके, एंटीरियर और लेटरल में प्रेजेंट रहता है मोटर न्यूरॉन और वही पोस्टीरियर में प्रेजेंट रहता है सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, और इंटर न्यूरॉन जो है ये एसोसिएशन का काम करेगा। अब ये जो होता है सेंसरी न्यूरॉन जो होते हैं ये असेंडिंग और इंटरसेगमेंटल ट्रैक्ट्स को फॉर्म करते हैं। इसके भी टाइप्स होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। वो जब हम ट्रैक्ट्स डिस्कस करेंगे तब आपके साथ डिस्कस करेंगे कि क्या होते हैं ये फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। अभी नर्व सेल ग्रुप्स इन द ग्रे कॉलम ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो नर्व सेल ग्रुप्स, ये जो ग्रुप्स होते हैं जिनको हम न्यूक्लियस बोलते हैं अब वो पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है एंटीरियर ग्रे कॉलम, जैसे कि तीन देखे थे ना हमने, एंटीरियर, लैटरल और पोस्टीरियर। तो सबसे पहले एंटीरियर में कौन कौन से नर्व सेल के ग्रुप्स रहते हैं? तो तीन ग्रुप्स रहते हैं, जैसे कि आपने ये देखा, दिस इज योर एंटीरियर हॉर्न, दिस इज योर लैटरल और इंटरमीडिएट एंड दिस इज योर पोस्टीरियर। तो एंटीरियर जो है इसमें तीन ग्रुप रहेंगे, कौन कौन से? लैटरल, सेंट्रल, मीडियल।
ठीक है। वही जो इंटरमीडिएट है उसमें दो है, कौन से, इंटरमीडियोलैटरल और इंटरमीडियो मीडियल न्यूक्लियस। इसके बाद में पोस्टीरियर हॉर्न में जो है चार रहेंगे। सबसे पहले सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा, उसके बाद में न्यूक्लियस प्रोप्रियस, देन न्यूक्लियस डॉर्सैलिस जिसको क्लार्क्स कॉलम भी बोलते हैं, एंड द लास्ट वन इज विसरल एफरेंट न्यूक्लियस। ठीक है। तो वही लिखे हैं यहाँ पे कि नर्व सेल ग्रुप्स जो होते हैं तीन कॉलम में डिवाइड, तीन कॉलम के पढ़ने अलग अलग से। एंटीरियर हॉर्न में मीडियल, लेटरल, सेंट्रल आ जाएगा। अब ये जो सेंट्रल है इसके और तीन टाइप होते हैं, फ्रेनिक न्यूक्लियस, लंबोसेक्रल न्यूक्लियस और स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ द एसेसरी नर्व। इंटरमीडिएट और लेटरल के दो टाइप थे, इंटरमीडियो लेटरल और इंटरमीडियो मीडियल। पोस्टीरियर ग्रे कॉलम जो है इसके चार टाइप पढ़े थे हमने, सब्सटेंशिया जेलेटिनोस ऑफ रोलैंड है, देन न्यूक्लियस प्रोप्रियस, क्लार्क्स कॉलम और विसरल एफरेंट न्यूक्लियस। ओके। तो अब ये न्यूक्लियस का एक्सटेंड कहाँ है, इनके फंक्शन क्या है, ये जब हम ट्रैक्ट्स पढ़ेंगे ना तब आपको समझ जाएगा। एक्सटेंड लर्न करने की जरूरत नहीं है, पूछा नहीं जाता है, एक आधी बार एमसीक्यू आ सकता है तो आप उसके लिए पढ़ सकते हैं। लेकिन जो फंक्शन है ये अभी रटने की जरूरत नहीं है, जब हम स्पेशल एक एक ट्रैक पढ़ेंगे तब आपको समझ जाएगा कि क्या क्या फंक्शन है। ठीक है। सिर्फ ये ध्यान रखना कि जो मीडियल मोटर सेल कॉलम है, ठीक है, एंटीरियर हॉर्न के पढ़े थे ना अपने, मीडियल, लेटरल, सेंट्रल, और सेंट्रल के तीन टाइप देखे थे, फ्रेनिक, स्पाइनल और स्पाइनल एसेसरी नर्व का, नहीं लंबोसेक्रल। फ्रेनिक, स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ एसेसरी नर्व और लंबोसेक्रल, ये देखे थे, राइट। तो एंटीरियर हॉर्न में जो मीडियल मोटर कॉलम है ये सप्लाई करता है मसल्स ऑफ द नेक एंड ट्रंक को। ठीक है। लेटरल वाला जो रहेगा ये सप्लाई करता है एक्सट्रीमिटीज को। फ्रेनिक तो नाम से ही पता चल जाता है कि डायफ्राम को सप्लाई करेगा, और स्पाइनल एसेसरी नर्व भी नाम से ही पता चल जाता है कि दिस इज ओरिजिन ऑफ स्पाइनल रूट ऑफ एसेसरी नर्व। तो आपको एटलीस्ट स्पाइनल एसेसरी न्यूक्लियस का एक्सटेंट तो पता होना ही चाहिए। बाकी जो ये है लेटरल हॉर्न वाले, इंट्रोमीडियो लेटरल जो है ये सोर्स होता है प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स का। वही जो पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस है दिस इज सोर्स ऑफ प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स का। तो आपको इतना सब यहाँ पर लर्न करना पड़ेगा। बाकी सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा, न्यूक्लियस डॉर्सैलिस, न्यूक्लियस प्रोप्रियस और विसरल एफरेंट न्यूक्लियस, इनके फंक्शन आपको ट्रैक्ट्स जब हम पढ़ेंगे तब अपने आप याद हो जाएंगे। लेकिन एंटीरियर हॉर्न और लेटरल हॉर्न के यही लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है। अब क्लार्क्स कॉलम जो है ये रिसीव करता है प्रोप्रियोसेप्टिव एफरेंट्स एज वेल एज एक्सट्रोसेप्टिव एफरेंट्स, दैट इज मसल एंड जॉइंट सेंस, इसको प्रोप्रियोसेप्शन बोलते हैं। और एक्सट्रियोसेप्टिव मतलब टच एंड प्रेशर। ठीक है। कहाँ से लेता है, तो ट्रंक एंड लोअर लिम्ब से क्लार्क्स कॉलम तक आते हैं। अब ये डायग्राम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम लर्न कर लीजिए, इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये डायग्राम फिजियो में भी काम में आती है और एनेट में भी काम में आती है। अब हम आ जाते हैं व्हाइट मैटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड पे। तो व्हाइट मैटर में क्या होता है, नर्व फाइबर्स होते हैं। तो व्हाइट क्यों होते हैं ये, क्योंकि लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ दिस नर्व फाइबर्स आर माइलिनेटेड, इसके वजह से उनका व्हाइट अपीयरेंस होता है, इसलिए व्हाइट मैटर बोलते हैं। तो टाइप्स ऑफ द फाइबर्स इन व्हाइट मैटर, तीन तरह के फाइबर्स होते हैं, दैट इज सेंसरी फाइबर्स, मोटर फाइबर्स और एसोसिएशन फाइबर्स। तो अभी सबसे पहले डिवीजन ऑफ व्हाइट मैटर कैसा है। तो पोस्टीरियर व्हाइट कॉलम, लेटरल व्हाइट कॉलम, एंटीरियर व्हाइट कॉलम हमने पढ़ा था, आपको याद होगा। ठीक है। यहाँ पर हमने देखा था कि व्हाइट कॉलम के डिवीजन कैसा है, दिस इज योर एंटीरियर व्हाइट कॉलम, दिस इज योर लेटरल व्हाइट कॉलम एंड दिस इज योर पोस्टीरियर व्हाइट कॉलम। राइट। तो वही लिया है यहाँ पे कि कहाँ गया, डिवीजन ऑफ व्हाइट मैटर, पोस्टीरियर, लेटरल और एंटीरियर। नाउ ट्रैक्ट्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो ट्रैक्ट्स आर द कलेक्शन ऑफ नर्व फाइबर्स। क्या होता है ट्रैक्ट, कलेक्शन ऑफ नर्व फाइबर्स होते हैं विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम विच हैव सेम ओरिजिन, कोर्स एंड द टर्मिनेशन। तो ऐसे नर्व फाइबर जिनका ओरिजिन, कोर्स और टर्मिनेशन सेम होता है, इनके कलेक्शन को ट्रैक कहा जाता है। इसी को फेसिक्यूला या लेमनिस्काई भी बोला जाता है। ठीक है। तो तीन तरह के ट्रैक्ट्स होते हैं, डिसेंडिंग, असेंडिंग और इंटरसेगमेंटल। मेन हमको दो ही पढ़ने हैं, दैट इज डिसेंडिंग एंड असेंडिंग ट्रैक्ट्स। अब डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स जो है ये दो टाइप के होते हैं, दैट इज पिरामिडल और एक्स्ट्रा पिरामिडल। अब ये क्या होता है पिरामिडल, एक्स्ट्रा पिरामिडल, तो मेड्यूला में एक पार्ट होता है मेड्यूला का, दैट इज पिरामिड। तो दो ट्रैक्ट्स पिरामिड से पास होते वो ट्रैक्ट्स, उन ट्रैक्ट्स को बोलेंगे हम पिरामिडल ट्रैक्ट्स, और जो पास नहीं होते उनको बोलेंगे एक्स्ट्रा पिरामिडल डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स। तो पिरामिडल ट्रैक्ट्स में आ जाता है कॉर्टिकोस्पाइनल और कॉर्टिकोन्यूक्लियर। वही एक्स्ट्रा पिरामिडल में आएगा रूब्रोस्पाइनल, टेक्टोस्पाइनल, वेस्टिबुलोस्पाइनल और रेटिकुलोस्पाइनल। ठीक है। तो उसी के बारे में थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन है कि पिरामिडल जो है इसमें कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट जो है कहाँ से ओरिजिनेट होगा, कॉर्टेक्स से।
कहाँ तक जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड तक। फंक्शन क्या रहता है दोनों का? पिरामिडल ट्रैक्ट्स का फंक्शन होता है फाइन डिस्टल स्किल वॉलेंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करेंगे। वही एक्स्ट्रा पिरामिडल का फंक्शन होता है प्लानिंग, मॉड्यूलेटिंग एंड प्रोग्रामिंग ऑफ द मूवमेंट्स। ठीक है। तो वही एक्स्ट्रा पिरामिडल में ट्रैक्ट्स कौन कौन से हैं, कहाँ से शुरू होते हैं, कहाँ तक एंड होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट जो है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। और एक और एमसीक्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि सारे एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट जो होते हैं ये एंटीरियर व्हाइट कॉलम में लोकेटेड होते हैं एक्सेप्ट रूब्रोस्पाइनल। अब इस पॉइंट का क्या मतलब है? तो लेफ्ट साइड जो है आपके स्क्रीन के आपको दिख रहा होगा कि ये सारे हैं डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स। तो डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स में हमने बोला दो टाइप के, पिरामिडल और एक्स्ट्रा पिरामिडल। ठीक है। एक्स्ट्रा पिरामिडल में सारे ट्रैक्ट्स एंटीरियर कॉलम में रहेंगे एक्सेप्ट रूब्रोस्पाइनल। तो चलो भाई पढ़ लेते कौन कौन से हमने पढ़े। क्या? एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट्स, टेक्टोस्पाइनल है, हाँ जी है। वेस्टिबुलोस्पाइनल भी है। ठीक है। रेटिकुलोस्पाइनल भी है। सारे के सारे आपको एंटीरियर व्हाइट कॉलम में ही दिख रहे। यस। एक ही नहीं दिख रहा है, दैट इज रूब्रोस्पाइनल। तो रूब्रोस्पाइनल छोड़ के बाकी सारे एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट एंटीरियर व्हाइट कॉलम में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। पिरामिडल ट्रैक्ट्स पर आ जाते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। तो पिरामिडल ट्रैक्ट्स में दो तरह के न्यूरॉन होते हैं, दैट इज अपर मोटर न्यूरॉन एंड लोअर मोटर न्यूरॉन। अब इसका क्या मतलब है? तो अपर मोटर न्यूरॉन मतलब वो न्यूरॉन जो कॉर्टेक्स से अभी अगर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट की हम बात करेंगे तो अपर मोटर न्यूरॉन वो हो जाता है जो कॉर्टेक्स से मोटर न्यूक्लियस इन एंटीरियर हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड तक इंफॉर्मेशन लेके आएगा। ठीक है। तो उसको बोलते हैं अपर मोटर न्यूरॉन। लोअर मोटर न्यूरॉन जो मोटर न्यूक्लियस से फिर आगे स्पाइनल नर्व वो टारगेट मसल तक क्या बोलते हैं उसको सप्लाई करेगा, उसको बोलते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन। तो कॉर्टिक सेम वैसे ही कॉर्टिको न्यूक्लियर ट्रैक में अपर मोटर न्यूरॉन इज कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स से मोटर न्यूक्लियस ऑफ क्रेनियल नर्व इन द ब्रेन स्टेम, और लोअर मोटर न्यूरॉन जो रहेगा ये क्रेनियल नर्व मतलब मोटर न्यूक्लियस से क्रेनियल नर्व और क्रेनियल नर्व के थ्रू सप्लाई करेगा टारगेट मसल को। मतलब समझ में आया क्या आपको कि क्या है अपर मोटर न्यूरॉन? तो कॉर्टेक्स से जो न्यूक्लियस है वो, और न्यूक्लियस से जो हमारा मसल है, ठीक है, जो हमारा मसल फाइबर है, तो इसको सप्लाई करने वाला ये हो जाता है अपर मोटर न्यूरॉन, और इसके नीचे जो है सप्लाई कर रहा है दैट विल बी योर लोअर मोटर न्यूरॉन। ठीक है। अब उसी के ऊपर हमें पढ़ना है कि अपर मोटर न्यूरॉन में अगर लीजन हो जाए तो क्या होता है, और लोअर मोटर न्यूरॉन में लीजन हो जाए तो क्या होता है। तो अपर मोटर न्यूरॉन के लीजन से स्पास्टिक पैरालिसिस होगा, या वही लोअर मोटर न्यूरॉन के लीजन से फ्लैसिड पैरालिसिस होगा। इसमें टोन बढ़ेगा, इसमें कम होगा, इसमें रिफ्लेक्सेस बढ़ेंगे, इसमें कम होंगे, और बाबिन्स की साइन इसमें पॉजिटिव होता है, इसमें निगेटिव होता है। अब ये रटना है क्या? बिल्कुल नहीं रटना है। रटना नहीं है, समझना है। तो ध्यान दीजिए होता क्या है। अपर मोटर न्यूरॉन जो है वो कंट्रोल करता है लोअर मोटर न्यूरॉन को। लोअर मोटर न्यूरॉन घर का वो बच्चा है जो बहुत ज्यादा शैतान है। ठीक है। बहुत ज्यादा शैतान है, हमेशा कुछ ना कुछ हरकतें करते रहता है। ठीक है। तो अगर अब और अपर मोटर न्यूरॉन जो है वो है घर घर का बुजुर्ग। तो जब घर पे कोई बड़ा है तो बच्चा शांत रहता है, डर है उसको, डर है बड़े का, इसलिए वो शांत रहेगा। लेकिन जैसे ही बड़ा बाहर चले गया या बड़े में बड़ा जो है वो सोया है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो बच्चा क्या करता है? हाइपर एक्टिविटी दिखाएगा, राइट। उसी तरह से अपर मोटर न्यूरॉन जो रहते हैं ये लोअर मोटर न्यूरॉन को कंट्रोल करके रखता है। लोअर मोटर न्यूरॉन जो होता है ये हाइपर एक्टिविटी दिखाता है। ठीक है। तो अपर मोटर न्यूरॉन उसको कंट्रोल करके रखेगा, लेकिन जैसे ही अपर मोटर न्यूरॉन में लीजन हो गया तो क्या होता कि अब लोअर मोटर न्यूरॉन को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है, तो वो क्या करेगा? हाइपर एक्टिविटी शो करेगा। हाइपर एक्टिविटी तो अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में क्या होगा कि अपर मोटर न्यूरॉन ने कंट्रोल हटा दिया, लोअर मोटर न्यूरॉन जो है ये इसका कंट्रोल बढ़ गया, इसने हाइपर एक्टिविटी दिखाई। तो हाइपर एक्टिविटी दिखाने की वजह से स्पाज्म आ जाएगा, और उसको बोलते हैं स्पास्टिक पैरालिसिस। स्पाज्म आ जाएगा, मसल का टोन इंक्रीज हो जाएगा, रिफ्लेक्सेस जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। इसको बोलते हैं अपर मोटर न्यूरॉन लीजन। और बाबिन्स की साइन पॉजिटिव होती है। क्या होती है बाबिन्स की साइन अभी देखेंगे, लेकिन समझ गया ना? ये ये रीजन होता है। और भाई लोअर मोटर न्यूरॉन में क्या हुआ कि भाई लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन में अपर मोटर तो नॉर्मल है, ठीक है। अपर मोटर न्यूरॉन का काम क्या है? लोअर मोटर को कंट्रोल करना। और लोअर मोटर न्यूरॉन का काम होता है मसल को सप्लाई करना। ये हमने देखा ना। अपर मोटर न्यूरॉन का काम क्या है? लोअर मोटर न्यूरॉन को कंट्रोल करना, और लोअर मोटर न्यूरॉन का काम रहता है कि मसल को सप्लाई करना, राइट। तो लोअर मोटर न्यूरॉन में ही लीजन आ गया तो अपर मोटर न्यूरॉन कितना भी कंट्रोल कर ले,
लोअर मोटर न्यूरॉन को, लेकिन लोअर मोटर न्यूरॉन सप्लाई कर पाएगा क्या मसल को? नहीं, क्योंकि वहां लीजन है। ठीक है, तो जब मसल को सप्लाई ही नहीं किया तो दैट इज नोन एज फ्लैसिड पैरालिसिस। तो मसल को सप्लाई नहीं मिल रहा है तो टोन क्या होगा? कम हो जाएगा। रिफ्लेक्सेस क्या होंगे? कम हो जाएंगे। और बाबिन्स की साइन जो है ये भी निगेटिव रहेगी। ठीक है, दिस वॉज योर अपर मोटर न्यूरॉन लीजन एंड लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन। इसमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है, रटना नहीं है, क्योंकि कंफ्यूजन होगा अगर रटेंगे तो हमें समझना है। ठीक है, वो सेम चीज यहाँ पर लिखी हुई है, आप लोग पढ़ सकते हैं पॉज करके वीडियो। ऑल मोटर न्यू अब अगला पॉइंट, अभी बाबिन्स की साइन देखनी है। तो व्हाट इज योर बाबिन्स की साइन? तो बाबिन्स की रिफ्लेक्स क्या होता है? जब आपका, सपोज ये आपका लेग है, तो जब आप आपके लैटरल एस्पेक्ट पे शार्प ऑब्जेक्ट जो है उससे जब आप स्ट्रोक करेंगे कुछ इस डायरेक्शन में, इस तरह से, तो क्या होता है? दिस एलिसिट्स फ्लेक्शन ऑफ ऑल द टोज। इसको बोलते हैं निगेटिव बाबिन्स की साइन। तो आपको अगर सारे टोस का फ्लेक्शन दिख रहा है, दिस इज योर निगेटिव बाबिन्स की साइन। लेकिन अगर ये लेटरल बॉर्डर पे स्ट्रोक करने से आपको एक्सटेंशन ऑफ द ग्रेट टो, ठीक है, विद द पोजीशन बॉबिन्स की साइन, ग्रेट टो डॉर्सिफ्लेक्सेस एंड द अदर टो फैन आउट। ठीक है, तो ग्रेट टो का अगर आपको एक्सटेंशन दिख रहा है और बाकी सारे जो टोज है उनका आपको फैनिंग दिख रही है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है पॉजिटिव बाबिन्स की साइन। तो हमने देखा लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन में बाबिन्स की साइन निगेटिव होती है, अपर मोटर न्यूरॉन में बाबिन्स की साइन पॉजिटिव होती है। और साथ में बच्चों में भी इट इज नॉर्मल, बाबिन्स की साइन पॉजिटिव मिलती है बट वो नॉर्मल होता है। ठीक है, नेक्स्ट, ऑल मोटर न्यूक्लिया ऑफ द cranial nerves आर कंट्रोल्ड बाय बायलैटरल कॉर्टेक्स एक्सेप्ट लोअर पार्ट ऑफ द फेशियल नर्व। ठीक है, तो जितने भी मोटर न्यूक्लिया है दोनों लेफ्ट साइडेड और राइट साइडेड कॉर्टेक्स दोनों कंट्रोल करते हैं उनको। ठीक है, लेकिन जो लोअर पार्ट है फेशियल न्यूक्लियस का उसको नहीं कंट्रोल करते। इट इज कंट्रोल्ड बाय, लोअर पार्ट ऑफ फेशियल न्यूक्लियस इज कंट्रोल्ड बाय अपोजिट कॉर्टेक्स। अब इसका क्या मतलब है, आइए समझते हैं। देखिए, तो क्या बोला गया कि सपोज दिस इज योर फेशियल न्यूक्लियस। ठीक है, ये आपका फेशियल न्यूक्लियस हो जाएगा। तो इसका ये अपर पार्ट है, दिस विल बी योर अपर पार्ट, ये वाला अपर पार्ट है एंड दिस इज योर लोअर पार्ट। तो अपर पार्ट को तो एज सारे मोटर न्यूक्लियाई को दोनों साइड के कॉर्टेक्स सप्लाई करते हैं, तो अपर पार्ट को दोनों साइड के कॉर्टेक्स सप्लाई करेंगे। ठीक है, सेम इधर लेफ्ट साइड वाले को भी दोनों साइड के कॉर्टेक्स सप्लाई करेंगे। लेकिन लेकिन जो लोअर वाला होता है उस इट इज कंट्रोल्ड बाय ओनली द अपोजिट कॉर्टेक्स। ठीक है, तो राइट कॉर्टेक्स जो है वो लेफ्ट वाले लोअर को कंट्रोल करेगा और लेफ्ट वाला जो है वो राइट वाले लोअर को कंट्रोल करेगा। ठीक है, अब इससे होगा क्या? तो करस्पॉन्डिंग न्यूक्लियस जो है ये, एक मिनट, कलर कलर कौन सा लिया जाए, ये ले लेते हैं। तो अपर, जैसे अपर पार्ट जो है फेशियल न्यूक्लियस का, राइट अपर जो रहेगा वो राइट साइडेड फेस को कंट्रोल करेगा, लेफ्ट वाला लेफ्ट को कंट्रोल करेगा। सेम राइट साइड, और लोअर वाला लोअर को कंट्रोल करेगा, लेफ्ट वाले में भी सेम। ठीक है, तो अब क्या होगा अगर लीजन आ जाए? ठीक है, अगर लोअर मोटर न्यूरॉन यहाँ पे, अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन में लीजन आ जाए, तो देखिए, अगर लेफ्ट कॉर्टेक्स में, एक मिनट, अगर लेफ्ट सेरिब्रल कॉर्टेक्स में कोई भी लीजन आ जाता है, ठीक है, अगर यहाँ पर कोई लीजन आ गया तो इससे क्या होगा? क्या अभी लेफ्ट कॉर्टेक्स किस किस को सप्लाई कर रहा है? तो अपर लेफ्ट साइड के अपर अपर न्यूक्लियस को कर रहा है। तो अगर इसको ये सप्लाई बंद हो जाएगा लेकिन राइट कॉर्टेक्स से इसको सप्लाई मिल रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साथ में और किसको कर रहा है? राइट साइड के अपर को कर रहा है, तो ये सप्लाई भी बंद हो जाएगा लेकिन राइट साइड वाले इसको मिल रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन राइट साइड के लोअर न्यूक्लियस को सिर्फ लेफ्ट साइड का कॉर्टेक्स सप्लाई कर रहा था, और जैसे ही ये सप्लाई बंद हो जाएगा, इसको सप्लाई करने के लिए कोई भी दूसरा हमारे पास अपर मोटर न्यूरॉन प्रेजेंट नहीं है। तो इसके वजह से अगर यहाँ पर लीजन आ जाए तो ये जिस फेस के पार्ट को सप्लाई करता है वहां पैरालिसिस हो जाएगा। तो कौन से पार्ट को करता है? राइट साइड का लोअर पार्ट फेस का, उसको सप्लाई करता है, तो वहां पर पैरालिसिस आएगा, पैरालिसिस होगा। इसका मतलब क्या है? अगर लेफ्ट कॉर्टेक्स में अगर लेफ्ट कॉर्टेक्स में कोई लीजन है तो अपोजिट साइड का लोअर हाफ जो है फेस का, वहां पर पैरालिसिस होगा, राइट?
तो कॉन्ट्रालैटरल पैरालिसिस दिखेगा फेस का। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है ना, कॉन्ट्रालैटरल इज अपोजिट साइड एंड इप्सिलैटरल जो हम बोलते हैं दैट इज सेम साइड। ठीक है, तो कॉन्ट्रालैटरल पैरालिसिस होगा तो लेफ्ट कॉर्टेक्स अपर मोटर न्यूरॉन के लीजन में। ठीक है, तो जैसे अगर लोअर मोटर न्यूरॉन में अगर कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे अगर यहाँ कोई प्रॉब्लम है तो ये जिस पार्ट को सप्लाई करता है उसी में इप्सिलेटरल वो आएगा। ठीक है, जैसे अब इसको सप्लाई नहीं मिलेगा ना, यहाँ यही प्रॉब्लम है तो ये जिसको सप्लाई करता है वहां पैरालिसिस आ जाएगा। अगर यहाँ पे लोअर मोटर न्यूरॉन में प्रॉब्लम है तो अपर पार्ट ऑफ फेस में पैरालिसिस आएगा। ठीक है, तो आपको ये चीज समझनी है कि अगर अपर मोटर न्यूरॉन में कोई भी पैरालिसिस हो रहा है, अगर कोई भी लीजन आ रहा है, तो करस्पॉन्डिंग कॉन्ट्रालैटरल जो रहेगा वहां पे पैरालिसिस दिखेगा। ठीक है, अब वही लिखा है इप्सिलेटरल कॉर्टेक्स कंट्रोल कॉन्ट्रालैटरल लोअर हाफ ऑफ द फेशियल न्यूक्लियस। ठीक है, तो अगर यहाँ पर कोई लीजन आ जाएगा तो कॉन्ट्रालैटरल लोअर हाफ जो रहेगा फेशियल न्यूक्लियस का, वो जिस चीज को सप्लाई कर रहा है उसका पैरालिसिस हो जाएगा। इप्सिलेटरल कॉर्टेक्स कंट्रोल्स अपर हाफ ऑफ बोथ द इप्सिलेटरल एंड कॉन्ट्रालैटरल फेशियल न्यूक्लियस। ठीक है, बहुत इजी है। इसके बाद में हम आ जाते हैं हमारे ट्रैक्ट्स के ऊपर। तो ठीक है, अब ट्रैक्ट जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिजियो में भी और एनाटोमी में भी, न्यूरो एनाटोमी में भी। तो दोनों में आपका काम आएगा। इंपॉर्टेंट ट्रैक्ट्स मैंने कवर किए हैं इसमें, तो ध्यान देना है। सबसे पहले कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। तो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट अभी जब जो भी मैं बता रहा हूँ आपको साथ में देखना है। जो चीज यहाँ बता रहा हूँ वो आपको डायग्राम से कोरिलेट करनी है। ठीक है, तो ओरिजिन कहाँ से होता है? 30% फाइबर्स प्राइमरी मोटर एरिया से, 30% फाइबर्स प्री मोटर एरिया से और 40% फाइबर्स जो है वो प्राइमरी सेंसरी एरिया ऑफ द ब्रेन। तो इन सारे रीजन से ओरिजिनेट होता है कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। तो ये जो अलग अलग रीजन से ओरिजिन हो रहा है। ठीक है, बेड सेल्स जो रहते हैं वहां से ओरिजिनेट होगा, फिर पास होता है कोरोना रेडिएटा और इंटरनल कैप्सूल से। ठीक है, यहाँ से पास हुआ कोरोना रेडिएटा और इंटरनल कैप्सूल से। व्हाइट मैटर ऑफ सेरिब्रम के पार्ट्स होते हैं इंटरनल कैप्सूल वगैरह, पढ़ेंगे हम आगे। उसके बाद में देखिए बहुत सिंपल है, कुछ नहीं, कॉर्टिकोस्पाइनल डिसेंडिंग ट्रैक्ट है तो ऊपर से नीचे आ रहा। अब भाई ब्रेन से नीचे आना है तो रास्ते में क्या क्या मिलेगा? ठीक है, सबसे पहले ऊपर ब्रेन हो गया हमारा। ठीक है, ब्रेन मतलब सेरिब्रल कॉर्टेक्स हो गया। कॉर्टेक्स के बाद में क्या आएगा? व्हाइट मैटर आएगा उसका। व्हाइट, क्योंकि व्हाइट मैटर हो गया। व्हाइट मैटर के बाद में फिर ब्रेन स्टेम आता है, तो ब्रेन स्टेम में सबसे पहले मिड ब्रेन आएगा। मिड ब्रेन के बाद में पॉन्स आएंगे और पॉन्स के बाद में मेडुला आएगा और मेडुला के बाद में स्पाइनल कॉर्ड रहेगा। ठीक है, बहुत इजी है। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि उस पार्ट में कहाँ से आ रहा है वो। जैसे मिड ब्रेन के कौन से पार्ट से ट्रैक्ट पास होता है, आपको यही ध्यान रखना है। यही आपका ट्रैक्ट होता है और कुछ नहीं है। ट्रैक्ट का पाथवे अगर आपको पूछ रहे हैं तो अगर डिसेंडिंग है तो आपको उसको कॉर्टेक्स से स्पाइनल कॉर्ड तक भेजना है। मतलब आपको कॉर्टेक्स के बारे में लिखना है, मिड ब्रेन के बारे में, पॉन्स के बारे में, मेडुला के बारे में, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। अगर असेंडिंग पाथवे तो आपको कहाँ कहाँ से क्या लिखना पड़ेगा? स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर की तरफ, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेनस्टेम एंड कॉर्टेक्स। तो बेड सेल से ओरिजिनेट हुआ। नेक्स्ट, कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा में क्या होगा? कोरोना रेडिएटा और इंटरनल कैप्सूल से पास करेगा। मिड ब्रेन में क्रस सेरिब्राई से पास हो रहा है। ठीक है, कंपेयर करते रहना है तभी समझ में आएगा। और पॉन्स में कहाँ से पास होगा? बेसिलर पार्ट ऑफ द पॉन्स में पास होगा। मेडुला में पिरामिड से, इसलिए इसको पिरामिडल ट्रैक्ट बोला जाता है। अब यहाँ ध्यान देने की जरूरत है कि पिरामिड के लोअर बॉर्डर पर क्या होता है? एट लोअर मेडुला, लोअर बॉर्डर नहीं, एट लोअर मेडुला डिकसेशन। डिकसेशन मतलब क्रॉस। ठीक है, क्रॉस करते हैं पिरामिड्स, डिकसेशन ऑफ पिरामिड्स होता है। तो जो 75 टू 80% फाइबर हो जाते हैं वो डिकसेट करते हैं एंड कंटिन्यू एज लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। तो जो हमारा ट्रैक्ट आ रहा था, ठीक है, ये 75 टू 80% फाइबर जो इसके मेजोरिटी ऑफ द फाइबर्स वो क्रॉस कर देंगे अपोजिट साइड पे। ठीक है, और वो है अब उनको बोला जाता है लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। और ये कहाँ खत्म होंगे? एंड्स इन द एंटीरियर हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, न्यूक्लियस इन द एंटीरियर हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। और सप्लाई करेंगे लिम्ब मसल्स को। ठीक है, लैटरल न्यूक्लियस में हमने पढ़ा था ना, लैटरल न्यूक्लियस जो है वो है वो लिम्ब मसल्स को सप्लाई करता है, राइट। इसके बाद में फिर जो हमारे बचे हुए थे 20 to 25% जो है वो डिकसेट नहीं करते और कंटिन्यू करेंगे एज एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। तो 75 to 80% फाइबर्स क्रॉस कर लिए, लेकिन
20 से 25% जो रहेंगे वो स्ट्रेट नीचे जाएंगे, उनको बोला जाता है एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। लेकिन ये भी टर्मिनेशन से पहले डिकसेट कर जाएंगे अपोजिट साइड पे, ठीक है। और रीचेस द मीडियल न्यूक्लियस इन एंटीरियर हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, कहाँ पे जाएंगे, मीडियल न्यूक्लियस पे, और सप्लाई करेंगे एक्सियल मसल्स को, ठीक है। तो अब ध्यान रखना कि बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है। बेड सेल से ओरिजिनेट हुए, कोरोना रेडिएटा इंटरनल कैप्सूल से पास होंगे, मिड ब्रेन में क्रस सेरिब्रा, पॉन्स में बेसिलर पार्ट और मेडुला में तो पिरामिड है। पिरामिड के लोअर पार्ट पर क्या हुआ कि इन्होंने 75 to 80% फाइबर्स डिकसेट किए, जिनको हमने बोल दिया लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। और ये एंड होते हैं लेटरल न्यूक्लियस इन एंटीरियर हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में। सप्लाई करेंगे लिम्ब मसल्स को। वहीं पर 20 to 25% जो थे वो डिकसेट नहीं करते, कंटिन्यू करेंगे एस एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। लेकिन टर्मिनेट होने से पहले वो भी डिकसेट कर जाते हैं टू द अपोजिट साइड, और इनको बोला जाता है और कहाँ टर्मिनेट कर, एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है, और इनको क्या कहाँ पर टर्मिनेट होंगे, मीडियल न्यूक्लियस इन द इंटीरियर हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, और सप्लाई करेंगे एक्सियल मसल्स को, ठीक है। अब तो इसका मतलब क्या है, 100% फाइबर्स जो है कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट के, दे हैव अंडरगोन द डिकसेशन। पहले 75 to 80% ने किया, लेकिन बाद में तो 20 से 25% भी टर्मिनेट होने के पहले डिकसेट कर गए ना, तो मतलब टोटल 100% फाइबर्स ने डिकसेट किया। क्लिनिकल एनाट की अगर बात करेंगे, तो अगर पिरामिड जो है, ये आपके जो पिरामिड्स थे, ये जहाँ डिकसेशन हुआ है, अब इसके पहले अगर कोई भी लीजन होगा, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ फाइबर लेटरल ट्रैक्ट में फॉर्म करते हैं, तो हम मेजोरिटी वाले की बात करेंगे। तो अगर पिरामिड के ऊपर कोई भी लीजन होता है, तो क्या होगा, क्योंकि ये डिकसेट कर गए, तो अपोज ये जो भी जिस चीज को सप्लाई कर रहे हैं, जिन मसल्स को, वहां पैरालिसिस होगा, ठीक है। अगर अपर मोटर न्यूरॉन में कोई भी लीजन आ रहा है, तो कॉन्ट्रालैटरल हेमिप्लेजिया होगा, ठीक है, अपोजिट साइड में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ रहे कि इंजुरी अबाउट डिकसेशन ऑफ पिरामिड्स, ऐसा डिकसेशन तो नहीं देंगे वो, इंजुरी अबाउट पिरामिड्स पूछेंगे और इंजुरी बिलो पिरामिड्स पूछेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि ट्रैक कौन सा पूछा है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, सबसे पहले देखना है ट्रैक कौन सा है, तो कॉर्टिकोस्पाइनल है। अगर कॉर्टिकोस्पाइनल है तो उसका डिकसेशन आपको याद करना है, कहाँ होता है, लोअर मेडुला में होता है, ठीक है। अब अगर बोला कि मेडुला के ऊपर कहीं भी अगर लीजन दे दिया, तो क्या होगा, अब तो वो क्रॉस कर गया, मेडुला के बाद तो क्रॉस कर गया, तो अगर ऊपर लीजन है, तो सपोज लेफ्ट साइड का अगर ट्रैक्ट है, तो वो क्रॉस करके राइट साइड में चला गया। तो अगर लेफ्ट वाले में ऊपर कोई लीजन है मेडुला के ऊपर, मतलब पिरामिड के ऊपर, तो राइट साइड में जो मसल्स रहेंगे उनका हेमिप्लेजिया होगा, और वही सेम वाइस वर्सा, ठीक है। लेकिन अगर इंजुरी बिलो डिकसेशन ऑफ पिरामिड्स हुआ, जैसे स्पाइनल कॉर्ड में कोई इंजुरी रही, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट में स्पाइनल कॉर्ड में अगर कोई इंजुरी रही, तो इप्सिलैटरल हेमिप्लेजिया होगा, क्योंकि ऑलरेडी डिकसेशन हो चुका है। अब जो राइट साइड में प्रेजेंट है वो राइट वाले को ही सप्लाई कर रहा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, आपको एक और बार एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। असेंडिंग ट्रैक्ट्स, असेंडिंग ट्रैक्ट्स की, अब डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स में मेन कॉर्टिकोस्पाइनल ही है, तो वो पढ़ लिया। डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स में 3 ट्रैक्ट्स आते हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना है, मेनली कंसर्न विथ किस किस से कंसर्न होता है। अब जैसे कि असेंडिंग ट्रैक्ट्स क्या करते थे, मोटर मोटर मूवमेंट्स के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। वही असेंडिंग ट्रैक्ट्स जो है वो सेंसरी होता है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, सारे सेंसर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन और क्रूड टच, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेटरल और एंटेरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। नेक्स्ट है फाइन टच एंड कॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसेशन, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं फेसिक्यूलस ग्रेसिलिस और फेसिक्यूलस क्यूनिएटस, इसको ही बोला जाता है डोर्सल कॉलम पाथवे। और नेक्स्ट है अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन एंड मसल कोऑर्डिनेशन, इसके लिए जरूरी होता है एंटीरियर और पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर, ठीक है। तीनों ट्रैक्स हमको पढ़ना है, बहुत इजी है। याद रखना, जब मैं इधर बता रहा हूं तो आपको डायग्राम भी साथ में देखते हुए चलनी है, ठीक है। तो डोर्सल कॉलम पाथवे, नाम से ही समझ रहा है डोर्सल कॉलम है, इसका मतलब स्पाइनल कॉर्ड में कहाँ है इसकी जगह, डोर्सल कॉलम में, राइट। तो स्टिमुलाई जो भी रहेंगे, जैसे कि हमने पढ़े क्या क्या स्टिमुलाई थे रहते इसके, फाइन टच होता है, वाइब्रेशन, प्रोप्रियोसेप्शन, टैक्टाइल लोकलाइजेशन, टैक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन, स्टेरियोग्नोसिस। व्हाट डू यू मीन बाय स्टेरियोग्नोसिस, आंखें बंद करके जो भी आप ऑब्जेक्ट को पहचान सकते हैं, जैसे आंखें बंद करके मैंने आपके हाथ में पेन दे दिया, तो आप बता देंगे ना कि ये पेन है। तो ये जो आपकी एबिलिटी है, ये तो इसी को कहा जाता है स्टेरियोग्नोसिस। अगर चाबी दे दी तो उसको पहचान लेंगे, कोई भी चीज दे दी तो आप पहचान लोगे ना, दैट इज स्टेरियोग्नोसिस, ठीक है। तो स्टिमुलाई मिला, स्टिमुलाई से डोर्सल रूट गैंग्लियन, ठीक है, दिस इज डोर्सल रूट गैंग्लियन। यहाँ से मेजोरिटी ऑफ फाइबर्स, अब
कुछ फाइबर्स जो रहते हैं वो न्यूक्लियस प्रोपियस में जाएंगे और वो रिफ्लेक्सेस में पार्ट लेते हैं, लेकिन अपने को कुछ के बारे में पढ़ना ही नहीं है, हम तो मेजोरिटी के बारे में बात करेंगे। तो मेजोरिटी ऑफ फाइबर्स जो ये असेंड करते हैं फ्रॉम डोर्सल व्हाइट कॉलम ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, नाम में ही है डोर्सल कॉलम पाथवे। एक और चीज, इसी का दूसरा नाम होता है ट्रैक्ट ऑफ गॉल एंड बर्डा। ठीक है, तो मेजॉरिटी फाइबर्स जो है ये असेंड करेंगे डोर्सल व्हाइट कॉलम ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में। फिर दो कैसे ट्रेवल करते हैं, तो दो वो रहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कलेक्शन ऑफ ट्रैक्ट्स जिसको बोलेंगे। जैसे कि बताया था आपको पहले भी, ट्रैक्ट्स को ही फेसिक्यूलस भी कहा जाता है। तो ये जो असेंड कर रहे हैं ऊपर, ये दो बंडल्स होते हैं। एक होता है फेसिक्यूलस क्यूनिएटस जो लेटरल वाला पार्ट होता है। ठीक है, आप डायग्राम देखिए इसमें, फेसिकुलस क्यूनिएटस ये जो है, दिस इज योर फेसिकुलस क्यूनिएटस। तो ये लेटरल साइड में होता है, और फेसिकुलस ग्रेसिलिस जो होता है, दिस इज ये मीडियल साइड में होगा। ठीक है, तो ऐसे ट्रैवल करते हैं फेसिकुलस क्यूनिएटस और फेसिकुलस ग्रेसिलिस। ट्रैवल करेंगे, कहाँ ट्रैवल करेंगे, वो अब स्पाइन, हम असेंडिंग ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं, तो स्पाइनल कॉर्ड के बाद क्या आता है, मेडुला आता है, तो मेडुला में जाएंगे। मेडुला में ये जाते हैं न्यूक्लियस क्यूनिएटस और न्यूक्लियस ग्रेसिलिस रिस्पेक्टिवली, मतलब फेसिकुलस क्यूनिएटस न्यूक्लियस क्यूनिएटस में टर्मिनेट कर देगा, और फेसिकुलस ग्रेसिलिस न्यूक्लियस ग्रेसिलिस में जाएगा। ये कहाँ प्रेजेंट है, मेडुला में प्रेजेंट है। राइट, ये दिख रहा है आपको, दिस इज योर न्यूक्लियस। इसके बाद में फाइबर्स डिकसेट टू अपोजिट साइड, देन वो अपोजिट साइड में डिकसेट करेंगे। डिकसेट जब करते हैं इनको बोला जाता है इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स। इसके बाद में फिर डिकसेट होने के बाद में ये असेंड करते हैं एज मीडियल लिम्निस्कस। ठीक है, आपको बोला था कि लिम्निस्कस का मतलब भी ट्रैक्ट होता है और फेसिकुलस का मतलब भी ट्रैक्ट होता है, तो वर्ड देख के घबराना नहीं है। तो ये कैसे ऊपर वो करेंगे, डिकसेट हो गए, उसके बाद असेंड करते हैं मीडियल लेमनिस्कस। और मीडियल लेमनिस्कस में असेंड करने के बाद में ये थैलेमस के न्यूक्लियस होता है, वीपीएल न्यूक्लियस, दैट इज वेंटेरो पोस्टेरोलैटरल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस। वहां से फिर प्राइमरी सेंसरी एरिया जो होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स का, दैट इज योर एरिया 312। पढ़ेंगे सेरिब्रम, पढ़ेंगे तब ये क्या होता है एरिया, ये भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो वहां जाके ये एंड हो जाता है। तो दिस इज योर डोर्सल कॉलम पाथवे, दैट इज ट्रैक्ट ऑफ गॉल एंड बर्डा। अब अम, एक पॉइंट आपको ये बताना था कि आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा कि एक ही ट्रैक्ट तो इसके इतने क्यों नाम है, यहाँ इसको फेसिकुलस, यहाँ पे इसको फेसिकुलस क्यूनिएटस और ग्रेसिलिस बोल दिया, यहाँ पे इसको इंटरनल आर्कुएट फाइबर बोल दिया, यहाँ पे मीडियल लेमनिस्कस बोल दिया, ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप स्पेसिफिक, आपने स्पेसिफिक नाम दे दिया, अब इससे क्या होगा, आप सिर्फ नाम लेंगे और आपको पता चल जाएगा कि अ, उसकी पोजीशन क्या है। जैसे अगर मैं आपको बोलता हूँ कि मीडियल लेमनिस्कस में लीजन है, तो आपको पता है ना कि मीडियल लेमनिस्कस मतलब क्या है। मेड्यूला से जब थैलेमस के तरफ डोर्सल कॉलम जा रहा है तो उसको मीडियल लेमनिस्कस बोला है। इसका मतलब लीजन कहाँ है, मीडियल लेमनिस्कस में, डोर्सल कॉलम। लेकिन मैं आपको डोर्सल कॉलम में लीजन बोलूंगा, तो डोर्सल कॉलम में लीजन तो कहाँ भी हो सकता है ना। यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहाँ भी हो सकता है। इसके अलग अलग नाम आप ऐसे ही समझिए, इसीलिए ताकि पोजीशन जो है वो आपको वो भी पता चल जाए कि किस पार्ट ऑफ डोर्सल कॉलम में कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अगर मैं बात कर रहा हूँ कि फेसिकुलस क्यूनिएटस या ग्रेसिलिस, तो ये रीजन आ जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियस तो ये हो गया। इसके बाद में इंटरनल आर्कुएट फाइबर, मतलब मेडुला में जब डिकसेट करते हैं उनको वो बोलते हैं। फिर जब ऊपर थैलेमस पे जाते हैं तो उनको मीडियल लेमनिस्कस बोलते हैं। ठीक है, तो स्पेसिफिक और ज्यादा स्पेसिफिक कर देता है वो आपके, आप जब बोलोगे ना कि यहाँ लीजन है मीडियल लेमनिस्कस में, तो और ज्यादा स्पेसिफाई हो जाता है कि लीजन कहाँ है, इसलिए अलग अलग नाम दिए गए हैं। इसके बाद में, अब फर्स्ट मैंने आपको बताया था कि जब असेंडिंग ट्रैक्ट्स पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे कि सेंसरी न्यूरॉन के भी टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो होता है, इसका मतलब ये कहाँ से कहाँ लेके जा रहा है अपने स्टिमुलस को, तो डोर्सल रूट गैंग्लियन से न्यूक्लियस तक, राइट, हाँ, न्यूक्लियस ग्रेसिलिस एंड क्यूनिएटस तक। दिस इज योर फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। ठीक है, दिस इज योर सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन एंड दिस इज योर थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो कहाँ से कहाँ लेके जाता है, डोर्सल रूट गैंग्लियन से न्यूक्लियस ग्रेसिलिस एंड क्यूनिएटस। सेकंड ऑर्डर जो रहता है वो, ये दोनों न्यूक्लिया जो है वहां से कॉन्ट्रालेटरल थैलेमस, क्योंकि डिकसेशन हो गया। और थर्ड ऑर्डर जो होता है फ्रॉम वीपीएल न्यूक्लियस टू सेरेब्रल कॉर्टेक्स। इसके बाद न्यूक्लियस ग्रेसिलिस में फाइबर्स कहाँ कहाँ से आते हैं, लोअर लिम्ब से, लोअर थोरेसिक सेगमेंट से, लंबर सेगमेंट, सैक्रल सेगमेंट, कॉक्सिडियल सेगमेंट, नीचे के सारे पार्ट। ठीक है, लोअर लिम्ब, लोअर थोरेसिक सेगमेंट, लोअर लंबर सेगमेंट, सैक्रल सेगमेंट, कॉक्सिडियल सेगमेंट।
न्यूक्लियस क्यूनियटस में जो बचा वो सब अपर लिम्ब, सर्वाइकल सेगमेंट और अपर थोरेसिक सेगमेंट, खत्म। ठीक है। अब क्लिनिकल एनाट पढ़ना है हमको, तो टेब्स डॉर्सैलिस। व्हाट इज टेब्स डॉर्सैलिस? तो सिफेलिटिक डीजेनरेटिव लीजन होता है, उसको बोला जाता है मतलब सिफिलिस जब होता है तब होता है, तो उसको बोलते हैं टेब्स डॉर्सैलिस। तो आपको ये लीजन दिख रहा है, तो इसमें कौन सा पाथवे इन्वॉल्व होगा? यहाँ पर हमारा डोर्सल कॉलम होता है, तो डोर्सल कॉलम का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। तो वही लिखा है, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पोस्टीरियर वाइट कॉलम एंड पोस्टीरियर नर्व रूट्स इन सिफिलिटिक डीजेनरेटिव डिसीज, इसी को बोलते हैं टेब्स डॉर्सैलिस। ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, डॉर्सल कॉलम पाथवे इंजर्ड हो जाएगा, तो क्या होगा? लॉस ऑफ सेंस ऑफ पोजीशन, द पेशेंट इज नॉट एबल टू टेल द पोजीशन। हाँ, इन शॉर्ट अगर मैं आपको बोलूँ तो पॉजिटिव रोम्बक साइन रहती है। व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव रोम्बक साइन? रोम्बक साइन मतलब आंखें बंद करके अगर खड़ा रहने को बोला तो खड़ा नहीं रहते आता। ठीक है, इसको बोलते हैं रोम्बक साइन पॉजिटिव। इन शॉर्ट अगर आपको बताऊं तो यही होता है। ठीक है। वही लिखा है, द पेशेंट इज नॉट एबल टू टेल द पोजीशन और मूवमेंट्स ऑफ हिज लोअर लिम्ब अनलेस ही सीज देम। क्योंकि उसको उसका सेंसेशन चला गया, तो अब जब तक वो देखेगा नहीं कि वो क्या कर रहा है, उसको पता ही नहीं चलेगा कि उसके मतलब जॉइंट के मतलब प्रोप्रियोसेप्शन वगैरह ये जो भी सारे सेंसेस हमने पढ़े थे, तो वो सारे लॉस्ट हो गए। तो जब तक देखेगा नहीं, उसको पता नहीं है कि क्या हो रहा है उसके, मतलब वो चल रहा है क्या कर रहा है, उसको नहीं पता चलेगा। ठीक है। तो the patient is not able to tell the position or movements of his lower limb unless he sees them. Therefore, when he is asked to stand up with his feet together and eyes closed, he staggers and falls because he cannot maintain his correct position due to lack of proprioceptive information. इसको बोला जाता है रॉम्बर्ग साइन। ठीक है। नेक्स्ट, अगर इंजुरी टू मीडियल लेमनिस्कस हो जाए, मैंने आपको बताया था, देखिए मीडियल लेमनिस्कस नाम दिया है, अब क्या होगा? मीडियल लेमनिस्कस जहाँ हो रहा है, अब असेंडिंग ट्रैक्ट है ना ये, तो डिकसेशन ऑलरेडी हो चुका है, तो इसका मतलब मीडियल लेमनिस्कस पे अगर लीजन है तो कॉन्ट्रालैटरल लॉस होगा फाइन टच और वाइब्रेशन का। ठीक है। इसका मतलब क्या है? अरे बाबा, इधर लीजन है। ठीक है। तो अब ये आपका अगर सपोज, ये आपकी सपोज क्या है, ये आपका अगर लेफ्ट साइड है और ये आपका राइट साइड, तो अगर लेफ्ट साइड में अगर लीजन है, तो ये ट्रैक्ट कहाँ से इंफॉर्मेशन ला रहा है? राइट साइड से इंफॉर्मेशन ला रहा है, तो ये जितने भी आपके सेंसेस है, ये राइट साइड के जाएंगे ना। भले ही लेफ्ट साइड में लीजन है, लेकिन डिकसेशन हुआ ना, उसने इंफॉर्मेशन कहाँ से लाया? राइट साइड से इंफॉर्मेशन लाया। राइट। वैसे ही सेम होगा लेफ्ट साइड के लिए भी, अगर कोई भी लीजन अगर राइट साइड में रहा, तो लेफ्ट साइड की इंफॉर्मेशन वो ला रहा है, तो वो साइड से सब सप्लाई सेंसेस जो है वो चले जाएंगे। ठीक है। तो अगर मीडियल लेमनिस्कस पे इंजरी हुई तो कॉन्ट्रालैटरल लॉस ऑफ फाइन टच वाइब्रेशन जो भी सब पड़े एक्सेट्रा, जो डोर्सल कॉलम कैरी करता वो। इंजुरी टू डोर्सल कॉलम पाथवे इन स्पाइनल कॉर्ड, इप्सिलेटरल लॉस होगा फाइन टच और वाइब्रेशन का। ठीक है। क्योंकि अब तक ये हुआ ही नहीं है, डिकसेशन हुआ ही नहीं, इसलिए इप्सिलेटरल लॉस। नेक्स्ट है आपका स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। अब स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट जो होते हैं, फाइबर्स कहाँ से, फाइबर्स फ्रॉम डोर्सल रूट गैंग्लियन से, डोर्सल रूट गैंग्लियन से सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा तक आएंगे। ठीक है। यहाँ पे आपका सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा होता है ना, तो वहां से आएंगे। वहां से फिर वो क्रॉस करते हैं अपोजिट साइड में और असेंड करेंगे एस। तो कुछ फाइबर्स जो होते हैं वो लेटरल व्हाइट कॉलम से असेंड करते हैं, कुछ फाइबर्स जो होते हैं वो एंटीरियर व्हाइट कॉलम से असेंड करेंगे। तो जो फाइबर लेटरल से असेंड करते हैं उनको बोलेंगे लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, जो एंटीरियर से असेंड करते हैं उनको बोलेंगे एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। ठीक है। असेंड करके कहाँ जा रहे हैं? वेंटेरो पोस्टेरियर न्यूक्लियस, वेंटेरो पोस्टेरो लैटरल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस में। ठीक है। वहां से सेंसरी कॉर्टेक्स, इसमें भी फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, डोर्सल रूट गैंग्लियन से सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा में लाने वाले, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर। उसके बाद में वहां से वीपीएल तक लेने वाले सेकंड ऑर्डर, और थैलेमस से कॉर्टेक्स ले जाने वाले थर्ड ऑर्डर। ठीक है। अब लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट क्या कैरी करता है? सेंसेशन ऑफ पेन एंड टेम्परेचर। वही एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक क्या कैरी करता है? क्रूड टच एंड प्रेशर। ठीक है। बहुत इजी था। क्लिनिकल एनाटॉमी की अगर बात करेंगे, तो अगर लीजन आ जाए स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट में एट द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेनस्टेम, तो क्योंकि आपको ध्यान रखना है, अभी तक हमने तीन ट्रैक पढ़े। सबसे पहला कॉर्टिकोस्पाइनल, डिकसेशन कहाँ हो रहा था? उसका डिकसेशन हो रहा था पिरामिड में। राइट, उसका डिकसेशन था पिरामिड में। नेक्स्ट हमने पढ़ा डोर्सल कॉलम। डोर्सल कॉलम का डिकसेशन कहाँ हो रहा था? बोलो बोलो, कहाँ हो रहा था? डोर्सल कॉलम का भी मेडुला में ही हो रहा था, न्यूक्लियस के बाद। राइट, याद है इंटरनल आर्क्यूएट फाइबर्स? अरे बाबा अभी तो पढ़ा। मेडुला में ही हो रहा है। ठीक है, एज इंटरनल आर्क्यूएट फाइबर्स। तो कॉर्टिकोस्पाइनल का मेडुला में हो रहा, पिरामिड्स में, लोअर पिरामिड्स में।
मेडुला में ही हो रहा है डोर्सल कॉलम का डिकसेशन, ठीक है। और अब पढ़ रहे हैं स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट में डिकसेशन जो है वो स्पाइनल कॉर्ड में ही हो रहा है, ठीक है। सॉरी वो स्पाइनल कॉर्ड में ही हो रहा है। इसके बाद हाँ, तो इसी के वजह से अगर लीजन स्पाइनल कॉर्ड में आ जाएगा तो डिकसेशन तो मतलब क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड में डिकसेट कर गए तो कॉन्ट्रालेटरल लॉस होगा पेन, टेम्परेचर, क्रूड टच और प्रेशर का। सिरिंगोमाइलिया एक रिलेटेड है। सिरिंगोमाइलिया क्या होता है? सिरिंगोमाइलिया इज ये जो दिख रहा है आपको रेड रेड, दिस इज फ्लूइड कैविटी। ये फॉर्म हो जाती है सेंट्रल कैनल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड। तो कौन सा ट्रैक यहाँ से पास होता है? स्पाइनोथैलेमिक डिकसेट करता है। तो इसके वजह से स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक जो है वो इंजर्ड हो जाएगा एंड इट विल रिजल्ट इनटू सेंसरी लॉस, ठीक है। वही लिखा है, आप पूरी रामायण पढ़ सकते हैं। स्पाइनोसेरिबेलर, व्हाट इज स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक? दिस इज आपका लास्ट ट्रैक जो आपको पढ़ना है। चार ट्रैक्ट आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चार में से हम ऑलरेडी तीन पढ़ चुके हैं। इजी है बिल्कुल। कॉर्टिकोस्पाइनल पढ़ा, उसके बाद में डोर्सल कॉलम पढ़ा, उसके बाद में स्पाइनोथैलेमिक पढ़ा एंड द लास्ट इज स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट। अब स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट भी कहाँ से आया? डोर्सल रूट गैंग्लियन से आया, ठीक है। दिस इज योर डोर्सल रूट गैंग्लियन। यहाँ से आया क्लार्क्स कॉलम। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप न्यूक्लियस पढ़ लेंगे, ठीक है। तो सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा हमने कहाँ पढ़ा? यहाँ पढ़ा था स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट में, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे अब हम पढ़ रहे हैं क्लार्क्स कॉलम, दैट इज न्यूक्लियस प्रोप्रियस, राइट। दूसरा नाम उसका न्यूक्लियस प्रोप्रियस है। तो न्यूक्लियस प्रोप्रियस में आएंगे ये। इसके बाद क्या होता है? कुछ फाइबर्स जो होते हैं दे असेंड इन डोर्सोलेटरल पार्ट ऑफ राइट कॉलम ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। मतलब देखो, ये जो है ना, दिस इज योर डोर्सोलेटर। तो यहाँ से असेंड करते हैं कुछ फाइबर्स टू डायरेक्ट टू द सेरिबेलम। और सेरिबेलम में एंटर कैसे करेंगे? इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल की मदद से। तो कुछ फाइबर्स आए, न्यूक्लियर क्लार्क्स कॉलम में आए, क्लार्क्स कॉलम से डोर्सोलैटरली वो सेरिबेलम में एंटर करेंगे थ्रू इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल, ओके। कुछ बाकी के फाइबर्स जो रहते हैं दे डीकसेट टू द अपोजिट साइड, स्पाइनोथैलेमिक के जैसा, लेकिन न्यूक्लियर क्लार्क्स कॉलम से डीकसेट करेंगे अपोजिट साइड में और एंटेरोलैटरल पार्ट से असेंड करेंगे, ठीक है। एंटेरोलैटरल पार्ट से असेंड करेंगे और ऊपर जाने के बाद में, ठीक है, इसको इसी को बोल दिया हमने वेंट्रल स्पाइनोथैलेमस। तो जो डोर्सोलैटरली असेंड कर रहा है उसको हमने डोर्सल या फिर पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट बोल दिया, इसी को पोस्टीरियर भी बोलते हैं, ठीक है। और जो एंटेरोलेटरल से असेंड कर रहा है उसको हमने वेंट्रल स्पाइनोसेरिबेलर या फिर एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट बोल दिया, ठीक है। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये जो वेंट्रल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट होता है ये टर्मिनेट करने के पहले वापस डिकसेट करता है, ठीक है। और एंटर करेगा सेरिबेलम को वाया सेरिबेलर सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल। इसका मतलब क्या है? ब्लू वाली लाइन जो है ये देखिए आप, ठीक है। ये आया, ये न्यूक्लियस प्रोपियस में आया, उसके बाद डिकसेट किया, डिकसेट करने के बाद में एंटेरोलैटरल पोजीशन से असेंड कर रहा है, असेंड करने के बाद टर्मिनेशन से पहले फिर से डिकसेट करेगा, मतलब क्रॉस करेगा अपोजिट साइड में और सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल से सेरिबेलम में जाएगा, ठीक है। इसका मतलब कंक्लूजन क्या है कि इनपुट ऑफ बोथ द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट इज इप्सिलेटरल, ठीक है। क्योंकि भले ही इसने दो बार डिकसेट किया लेकिन आया तो फिर से वो सेम साइड ही ना, घूम फिर के आया वही घर पे, ठीक है। बोथ द ट्रैक्ट्स कैरी इम्पल्सेस फ्रॉम लोअर लिम्ब, ठीक है। लोअर लिम्ब से इम्पल्स कैरी कर रहे हैं। पोस्टीरियर ट्रैक्ट जो है ये फाइन मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, एंटीरियर ट्रैक्ट जो है ये ग्रॉस मूवमेंट को कंट्रोल करता है, ठीक है, लिम्ब के ऑब्वियसली। इसके बाद में फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन इसमें क्या रहेगा? वही डोर्सल रूट गैंग्लियन जो है वहां से तो न्यूक्लियस तक, दैट विल बी योर फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन क्लार्क्स कॉलम तक। सेकंड ऑर्डर होता है क्लार्क्स कॉलम से सेरिबेलम, क्लार्क्स कॉलम से सेरिबेलम जो है दैट इज योर सेकंड ऑर्डर। क्योंकि कॉर्टेक्स तक जा ही नहीं रहा है तो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन यहाँ पे होता ही नहीं है। देन डोर्सल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट जो है ये ओनली असेंडिंग ट्रैक्ट है जो डिकसेट नहीं करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो डायरेक्ट एमसीक्यू है, ठीक है। जैसे एंटीरियर कॉलम ये डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स में वो पूछ सकते हैं कि कौन सा एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट है जो एंटीरियर व्हाइट कॉलम में प्रेजेंट नहीं होता है, तो दैट विल बी रूब्रोस्पाइनल। वैसे ही कौन सा असेंडिंग ट्रैक्ट है जो डिकसेटी नहीं करता है, तो आंसर विल बी डोर्सल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट, ठीक है। वेंट्रल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट जो है वो दो बार डिकसेट करता है, तो आप ऐसा समझ लो कि इसके ऊपर का भी डिकसेशन इसी ने कर लिया, ठीक है। अब
लास्ट पार्ट ब्लड सप्लाई ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो बहुत इजी ब्लड सप्लाई है आर्टेरियल सप्लाई में। ठीक है, मेन तो तीन आर्टरी रहते हैं, एक एंटीरियर और दो पोस्टीरियर। तो एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी जो है ये एंटीरियर मीडियन फिशर में प्रेजेंट है, सप्लाई करते हैं एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द कॉर्ड को। वही पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी जो है ये सप्लाई करेगा पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ द कॉर्ड को। दो होते हैं पोस्टेरोलैटरल सर्कस में प्रेजेंट रहेंगे, दो पोस्टेरोलैटरल सर्कस होते हैं, दो पोस्टीरियर आर्टरी होती है। ठीक है, इसके बाद में सेगमेंटल आर्टरीज। सेगमेंटल आर्टरीज के सेगमेंटल आर्टरीज क्या करता है, नरिश करता है नर्व रूट्स को। ठीक है, इसके डिविजन्स रहते हैं, 8 एंटीरियर रेडिकुलर आर्टरीज और 12 पोस्टीरियर रेडिकुलर आर्टरीज। एंटीरियर रेडिकुलर आर्टरी पोस्टीरियर से बड़ी होती है, ठीक है, लेकिन नंबर में कम होते हैं। ठीक है, इसके बाद में एंटीरियर स्पाइनल सिंड्रोम है। एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी सिंड्रोम नाम से ही समझ रहे हैं, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी का कुछ तो भी। अब आर्टरी में क्या ही होगा, ऑक्लूजन होगा। तो इट ऑकर्स ड्यू टू ऑक्लूजन। थ्रोम्बोसिस रह सकता है, कंप्रेशन ऑफ द एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, कुछ भी रह सकता है। तो उसका ऑक्लूजन हुआ। इसके वजह से क्या होता है, ये सारी रामायण हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद में तो इसके वजह से क्या होता है, सिंस द एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी सप्लाइज एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द कॉर्ड, ऑक्लूजन ऑफ दिस आर्टरी विल देयरफॉर रिजल्ट इन मोटर सिम्टम्स, जैसे कि कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट रहेगा एंड एंटीरियर ग्रे कॉलम, और वही बायलैटरल लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन ड्यू टू इश्केमिया और इश्केमिया ऑफ स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट्स। ठीक है, अब ये नहीं पूछना है कि यहाँ डोर्सल कॉलम का कुछ नहीं है। अरे बाबा, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी एंटीरियर टू थर्ड को वो करता है, तो आपका ये स्पाइनल कॉर्ड था, राइट। तो यहाँ पे एंटीरियर टू थर्ड बोले तो इतने पार्ट को एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी सप्लाई कर रही है, डॉर्सल कॉलम तो यहाँ प्रेजेंट है ना, तो इसको तो सप्लाई मिल ही रहा है, उसको पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी सप्लाई कर रही है, इसलिए उसके कोई सिम्टम नहीं है। सिम्टम किसके है, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट के और स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट के। ठीक है, और एक और एमसीक्यू में पॉइंट्स डायरेक्ट एमसीक्यू पूछ सकते हैं कि आर्टरी ऑफ एडम केविस क्या होता है। तो ये जो आर्टरी है, दिस इज द आर्टरी ऑफ T11 स्पाइनल सेगमेंट। ये बहुत ज्यादा बड़ी होती है और सप्लाई करती है सेवरल सेगमेंट्स ऑफ द कॉर्ड अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स। वीनस ड्रेनेज की बात करेंगे तो दो मीडियन लॉन्गिट्यूडनल होता है, एक रहेगा इंटीरियर मीडियन फिशर में, एक रहेगा पोस्टेरियर मीडियन सर्कस में। दो पोस्टेरोलैटरल होते हैं, वन ऑन द अदर साइड पोस्टेरियर टू एंटीरियर नर्व रूट्स। दो पोस्टेरोलैटरल रहेंगे, वन ऑन अदर साइड पोस्टेरियर टू पोस्टेरियर नर्व रूट्स। ठीक है, ये आपकी ब्लड सप्लाई की डायग्राम हो जाएगी। इसके बाद ब्राउन सिक्वेट सिंड्रोम एक क्लिनिकल एनेट में क्वेश्चन पूछते हैं। हमारे टाइम पे यूनिवर्सिटी में फिजियो में पूछा था क्वेश्चन, ब्राउन सिक्वेट सिंड्रोम क्या होता है। तो हेमी सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, जैसे ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है ना, तो इसका अगर हेमी सेक्शन हो जाए तो उसको बोला जाता है ब्राउन सिक्वेट सिंड्रोम। तो क्यों होता है, गन शॉट या नाइफ इंजरी की वजह से हो सकता है। अब अफेक्टेड ट्रैक कौन कौन से रहेंगे, डोर्सल कॉलम रहेगा। तो अगर डोर्सल कॉलम अफेक्टेड है, क्योंकि हमको पता है कि जो डोर्सल कॉलम है उसका डिकसेशन है लोअर मेडुला पे, लोअर पिरामिड पे होता है। तो इसके वजह से इप्सिलैटरल लॉस होगा, प्रोप्रियोसेप्शन का, फाइन टच का, वाइब्रेशन का और टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन का बिलो द लेवल ऑफ द लीजन। नेक्स्ट स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट का डिकसेशन स्पाइनल कॉर्ड लेवल पे ही हो रहा है, तो कॉन्ट्रालैटरल लॉस होगा, पेन, क्रूड टच एंड टेम्परेचर बिलो द लेवल ऑफ द लीजन। देन कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट जो है इसका डिकसेशन का हो रहा था, ओ एक मिनट सॉरी, डोर्सल कॉलम का डिकसेशन होता है एट द लेवल ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियर इंटरनल आर्क्यूट फाइबर, सॉरी सॉरी, गेट गेट नॉक किया था किसने तो भी। तो डोर्सल कॉलम का जो डिकसेशन है वो था हमारा इंटरनल आर्क्यूट फाइबर्स, मेडुला में ही था इंटरनल आर्क्यूट फाइबर्स। तो क्योंकि डिकसेशन ऊपर है, तो अगर स्पाइनल कॉर्ड में इंजुरी रहेगी तो इप्सिलेटरल लॉस होगा। इसके बाद में स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट का डिकसेशन जो है वो स्पाइनल कॉर्ड में ही होता है, तो कॉन्ट्रालैटरल लॉस हो जाएगा, और कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट का मेडुला पे रहेगा। तो इसके वजह से डिकसेशन क्योंकि ऊपर है, तो यहाँ पे भी इप्सिलेटरल मोटर लॉस होगा, राइट। एट द ऑब्वियसली सारे जो लॉस रहेंगे बिलो द लेवल ऑफ लीजन होगा। एट द लेवल ऑफ लीजन टोटल लॉस ऑफ ऑल सेंसेशंस। ठीक है, सारे के सारे कोई भी सेंसेशन नहीं रहेगा। अब ऊपर कोनस कॉडा इक्वेना सिंड्रोम पढ़ा था। अब मैंने बताया था कि कोनस मेड्यूलरी सिंड्रोम और कॉडा इक्वेना सिंड्रोम को कंपेयर करेंगे। नाम से ही पता चल रहा है, कोनस मेड्यूलरिस क्या था, लोअर टेपरिंग एंड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज नोन एज कोनस मेड्यूलरिस। कॉडा इक्वेना, घोड़े की पूंछ जैसे जो नर्व निकलती है, डायरेक्ट बोला जाए तो घोड़े की पूंछ के जैसी जो नर्व निकलती है उनको कॉडा इक्वेना बोलते हैं। तो कॉडा इक्वेना जो है इसमें
इसमें क्या पढ़ा था हमने, L2 से कॉकिक्स 1 इतने नर्व्स रहते हैं ना, राइट। हाँ, तो ये देखिए यही है कि कॉनस मेडुलरिस मतलब यहाँ पर लीजन है, और कॉडा इक्वाना मतलब यहाँ पर लीजन है। तो क्या क्या होता है, तो कोनस मेडुलरिस सिंड्रोम occurs ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ कोनस मेडुलरिस, द कॉर्डल पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड कंटेनिंग सैक्रल और कॉक्सिजियल स्पाइनल सेगमेंट्स। तो कोनस मेडुलरिस में सिर्फ सैक्रल और कॉक्सिजियल स्पाइनल सेगमेंट्स इंज्योर्ड रहेंगे। वही कॉडा इक्वाना सिंड्रोम जो है, यहाँ पर L2 से CX1 जितने स्पाइनल नर्व्स है वो इंज्योर्ड रहेंगे। अगर सिम्टम्स में डिफरेंस देखा जाए तो कोनस मेडुलरी का सडन ऑनसेट होता है, इसका ग्रेजुअल ऑनसेट रहेगा। यहाँ पे पेरिएनल एनेस्थीसिया रहेगा, यहाँ पे सैडल एनेस्थीसिया रहता। तो ये आपके सैडल एनेस्थीसिया का डायग्राम हो गया, ठीक है। इसके बाद में अर्ली ब्लैडर एंड बाउल इन्वॉल्वमेंट रहेगा, यहाँ पे लेट होगा। यहाँ पे लो बैक पेन सीवियर, यहाँ पे लोअर बैक पेन जो है सीवियर नहीं रहता। रूट पेन नॉट सीवियर, रूट पेन सीवियर होता। सेक्सुअल डिसफंक्शन मोर फ्रिक्वेंट रहता, यहाँ पे सेक्सुअल डिसफंक्शन जो है लेस फ्रिक्वेंट रहेगा। बोथ अपर मोटर न्यूरॉन एंड लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ पैरालिसिस, इसमें ये सिर्फ लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ पैरालिसिस। इसके बाद एंकल जर्क जो है कोनस मेडुलरिस में अब्सेंट रहेगा, नी जर्क प्रेजेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि नी जर्क के लिए जो नर्व्स रिस्पॉन्सिबल है दे आर L3 L4, और कोनस मेडुलरिस में कौन से नर्व्स जा रहे हैं, सैक्रल और कॉकिक्स के। तो एंकल जर्क जो है उसके लिए S1 S2 रिस्पॉन्सिबल है, तो वो सैक्रल सैक्रल है ना S1 S2, तो ये गया। इसका मतलब नी एंकल जर्क अगर देखेंगे तो वो अब्सेंट रहेगा, लेकिन नी जर्क जो है वो प्रेजेंट रहेगा। वही कॉर्डा इक्वाना में L2 से सारे हैं, तो नीजर के लिए L3 L4 है, ये भी गया। S1 S2 ये भी गया। तो कॉडा इक्वाना में नीजर और एंकल जर्क दोनों ही नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो वही डीप टेंडन रिफ्लेक्स के लिए कौन कौन से नर्व्स रहते हैं रिस्पॉन्सिबल। तो नी रिफ्लेक्स में कौन सा सेगमेंटल इनर्वेशन रहता है, L3 L4। तो नर्व कौन सी है, फेमोरल नर्व। बाइसेप्स के लिए C5 C6 मस्कुलोक्यूटेनियस। ब्रैकियोरेडियलिस जर्क के लिए C5 C6 रेडियल, ट्राइसेप्स के लिए C7 C8 रेडियल। एंकल जर्क जो है S1 S2 टिबियल। और जॉ जर्क के लिए पॉन्स में मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व वो रिस्पॉन्सिबल रहती है। इसी के साथ आपका स्पाइनल कॉर्ड यहीं पर खत्म होता है। बड़ा है, आई नो, लेकिन हार्ड नहीं है। आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा और टॉपिक आपके फिंगर टिप्स पर लाना पड़ेगा। बहुत इजी है, 3-4 बार पढ़ लोगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और लास्ट में अगर आपको कोई भी डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।